नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज चरखी दादरी में और हमारे साथ एक खास मेहमान उपस्थित हैं, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता जो बेबाक बोलते हैं। पीछे किसान आंदोलन में कई बार बातचीत की हमने उनसे, उन्होंने अपनी बात रखी, बेबाक तरीके से बात रखी। अग्निवीर अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में मारामारी है, युवा सड़कों पे है, संगठन खापे और बैक से उनका समर्थन कर रहे हैं लोग कि युवा अपनी जगह सही हैं। और अग्निपथ योजना कहीं न कहीं सेना के ऊपर एक आघात है और लोग कहते हैं कि इससे सेना कहीं ना कहीं एक निजीकरण हो जाएगा और कठपुतली बन जाएगी सेना, और 4 साल की कोई नौकरी नहीं होती है। 4 साल अग्निपथ आके क्या करेंगे, आके क्रिमिनल बन जाएंगे यहाँ पे, और वगैरह वगैरह बहुत बातें निकल के आ रही हैं। तो अग्निपथ योजना आखिर है क्या और लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? तो मेरे साथ खास एक मेहमान बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता जो अपनी बात बेबाक तरीके से रखते हैं, आज फिर मेरे साथ उपस्थित हैं। इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील मुद्दा है और पूरे देश में कहीं ना कहीं आगजनी और ट्रेनें फूकी जा रही हैं और कहीं ना कहीं सरकार को एक बात सोचने पे मजबूर कर दिया है दोबारा से कि वास्तव में इस स्कीम को लेके हम क्या करें क्या नहीं करें। तो मेरे साथ खास मेहमान एडवोकेट सुनील चौरान, बीजेपी के गद्दावर कार्यकर्ता, बेबाक बोलने वाले और अब बेबाक तरीके से अपनी बात रखने वाले आज उपस्थित हैं। आज इनके मन को टटोलते हैं और इनसे जानते हैं इनके दिल में आखिर है क्या और इस स्कीम को लेके सोचते क्या हैं, अग्निपथ और अग्निवीर को लेके। बाबू जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद लंबा साहब। लंबे समय के बाद मेरी और आपकी फिर दोबारा मुलाकात हो रही है। लोगों की काफ़ी डिमांड भी थी, वैसे भी आके एडवोकेट सुनील चौरान जी को एक बार बातचीत के लेके आए, उनके मनसा जाने तो वो क्या कहते हैं इस स्कीम को लेके। तो क्या लगता है वास्तव में इतना बड़ा देश जल रहा है और जो इस स्कीम लेके आई है सरकार, तो आपके मायने आपकी नज़र में कहीं ना कहीं क्या सोचते हो आप, ये जो अग्निपथ अग्निवीर जो योजना है, आपके नज़रिया बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता हैं और किसान आंदोलन में अपने आपने बात रखी, अपनी खुद की अपनी पार्टी की बेबाक तरीके से। तो आज हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में ही ये स्कीम जो लेके आई है सरकार, ये इतनी खराब स्कीम है, सेना का निजीकरण हो जाएगा क्या, सेना कठपुतली बन जाएगी, और 4 साल बाद यहाँ जो अग्निवीर हैं वो आके करें क्या? आगे कई सवाल हैं, हम धीरे धीरे आपसे पूछते रहेंगे। तो आपकी मनसा क्या है, आप सोचते क्या है इस बारे में? लंबा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। लंबे समय के बाद आप एक फिर ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकार से 3 कृषि सुधार कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई, 1-1.5 साल तक लंबा आंदोलन चला, उस आंदोलन पर भी हम इसी प्रकार से चर्चा करते रहे और अपने विचार लोगों के साथ साझा करते रहे, हम किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। ये सच है कि 1.5 साल के बाद वो तीनों कृषि सुधार कानून माननीय मोदी जी को वापस लेने पड़े, लेकिन उसके बाद एक इम्पैक्ट आया। वो ये आया कि लोगों ने उस जाने के बाद बहुत लोगों ने कहा कि यार कानून तो अच्छे थे, और उन्हीं कानूनों का एक बड़ा इम्पैक्ट तो भी देखने को मिला। किसी ने भी अपनी सरसों और गेहूं की फसल एमएसपी पर नहीं बेची। आज ही राकेश टिकैत हिमाचल प्रदेश में कहीं कह रहे थे कि जब भी किसी एक स्टेट से फसल को दूसरी जगह ले जाया जाता है तो परेशानियां आती हैं, टैक्सेस लगते हैं। भाई मेरे, यही काम तो मोदी जी कर रहे थे, आज आप उस बात की पैरवी कर रहे हो। तो सिमिलर चीज़ें आज दोबारा से देश के अंदर फिर से डेवलप हो गई हैं। लामा साहब, आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो कॉलोनियल टाइम था, यानी जो ब्रिटिशर्स का टाइम था, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, उस समय के जो कानून थे, आज उसे बदलने की ज़रूरत है। सेना में अगर हम देखें तो सेना का जो बजट है वो 6.25 लाख करोड़ का है। पिछले साल वो 5.25 लाख करोड़ का था। सेना का जो भार है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो है पेंशन बिल्स और मेंटेनेंस वगैरह पर जो खर्चा लगता है वो, और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो जो नवीनीकरण पर खर्च होता है। तो उस 6.25 लाख करोड़ में से मुश्किल से 1.25 लाख करोड़ देश में नई पनडुब्बी, देश में नए हथियार, नए प्राइवेट जेट्स, नए वेपन्स, नए मशीन गन, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, इन सब चीज़ों पर खर्च होता है, टेक्नोलॉजी पर खर्च होता है। आज अगर हम इस देश की परिस्थिति देखें तो एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है। कब हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो 13 लाख की है। पाकिस्तान की और चाइना की दोनों की आर्मी की स्ट्रेंथ मिला के 40 लाख की आर्मी है।
तो समझो कल को अगर देश की लड़ाई होती है तो कितनी बड़ी स्ट्रेंथ के साथ हमारा के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं। दूसरी बड़ी बात, चाइना तो हमारे साथ तो एडवांस भी बहुत है, उनके पास वेपनरी बहुत अच्छी है, तो हमारे को इतनी बड़ी वर्कफोर्स से लड़ना है, प्लस हमें मॉडर्न वेपन्स की ज़रूरत है, तो इसके लिए पैसे की ज़रूरत है। अब इस देश के अंदर अभी 32 लाख पेंशनर्स हैं, हर साल 50,000 नए सैनिक पेंशन आ जाते हैं, तो हर साल 50,000 की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, यानी ये जो पेंशन का बिल है ये हर साल बढ़ता चला जाता है। तो एक तो ये चीज़, दूसरा देश की जो हमारी जो फोर्सेस हैं उसकी एज, जो मीन एज है वो है 32 साल। देश की आर्मी को जवान करना है, उसके लिए उसको उस एज को रिड्यूस करना जरूरी है, जिसको 26 साल लेके आना जरूरी है। इसलिए सरकार ने बड़ी सोच समझ के एक नई ब्रांच एस्टैब्लिश करी। जो पहले से जो चल रहा था आर्मी का सेटअप वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि इनमें से 25% जो जवान हैं वो रेगुलर आर्मी में भी जाएंगे। इस साल 42,000 सैनिकों की अग्निवीर की भर्ती होनी है, अगले साल फिर इसकी संख्या बढ़ा के 60,000 कर दी जाएगी। तो जो मीन एज है उसको 26 साल, ताकि इस देश की आर्मी को युवा आर्मी बनाना है। 2025 तक इस देश की बड़ी आबादी 25 साल से कम की आबादी होगी, तो इनको नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, उनकी स्किल डेवलपमेंट करना और उनके लिए नई परिस्थितियां पैदा करना ये जरूरी है। इसके लिए इस अग्निवीर का विचार किया गया। 17.5 साल की उम्र में एक व्यक्ति फौज में भर्ती होगा, 4 साल की वो जॉब करेगा, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी। उसके बाहर आने के बाद बहुत सारी फोर्सेज में, और जैसे हरियाणा सरकार ने भी कहा है, यूपी सरकार ने भी कहा है, असम सरकार ने कहा है कि हम अपनी खुद की नौकरियों में भी इनको प्रायोरिटी देंगे। उसके अलावा उसके पास अपने खुद के 20-21 लाख रुपए भी होंगे, प्लस में उसके पास स्किल होगी, उसके पास डिसिप्लिन होगा, आर्मी का जज्बा होगा, सोसाइटी में, समाज में, जहां कहीं भी, बिजनेस में कहीं भी जाएगा उसको प्रेफरेंस मिले ही मिलेगी। इसलिए देश को युवा करने के लिए, देश की फौज को युवा करने के लिए, और देश की जो सेनाओं पर एक्सेस बिल है, जो एक गलत एक्सपेंडिचर है, उसको रिड्यूस करने के लिए ये एक अच्छी योजना लाई गई। मैं अगली बात और मैं कहूँ, इसका ऐसा नहीं है कि वेलकम नहीं हुआ है। लोग जो सेना से जुड़े हुए हैं, जो युवा हैं, उनकी तरफ से इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। वो जानते हैं, वो स्किल्ड हैं, उनको पता है कि तुम जो पकड़ोगे उसके बाद 4 साल की तुम्हारी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, डिसिप्लिन आएगा, और जब तुम फौज से बाहर आओगे तो तुम्हारे को और अच्छी पॉसिबिलिटीज मिलेगी। देश की आबादी तो 135-40 करोड़ है, सेना में तो कुल 13-13.5 लाख लोग जवानी तो है, बाकी सब लोग क्या करते हैं, उनका जो काम है उसमें वो भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन विपक्ष, उसे पता है कि तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एक इमोशनल कार्ड खेलने के लिए, जनता को भड़काने के लिए, जनता को सड़क पर लाने के लिए ये आगजनी और ये गलत काम करवा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारे लोकेलिटी में भी, क्योंकि अब 2-3 दिन से इस बात की चर्चा ज़्यादा आ रही है कि हमारी खापें भी इस काम को तैयार हो गई हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि हमारी ऐसी पवित्र खापें, जिनका इतना शानदार इतिहास रहा है, ऐसी लीडरशिप क्यों नहीं वो इस बात को समझती है कि पहले एक बहुत अच्छा बेहतरीन मौका था उनको, क्योंकि ज़्यादातर खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा एक मौका आया था अपने आप को डेवलप करने का, और अब उनके बच्चों के लिए एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम आया है, वो खिलाफ क्यों खड़े हो गए हैं, ये समझ से परे है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस योजना के बारे में वो अच्छे से जाने। मैं कोई मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ। खापों का आना कहीं ना कहीं आपको वो भी खटक रहा है, खापे समर्थन, अब मुझे नाराज, आपकी पार्टी को आपको वो भी खटक रहा है। हाँ, मुझे नाराजगी होती है बिना सोचे समझे, बिना चीज़ों को अच्छे से जाने, सिर्फ अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए। ये जिस प्रकार कृषि सुधार कानून का विरोध करते रहे, दुख पाएंगे, पछताएंगे, एक दिन कहेंगे हमने गलतियां की हैं। और अब ऐसे ही एक ऐसी देश के अंदर योजना जिससे देश का युवा स्किल हो रहा है, डिसिप्लिन हो रहा है, नए नए मौके उसके लिए डेवलप हो रहे हैं, वो उसका विरोध करने को तैयार हो गए हैं। लोग कहते हैं, अभी उसको बात लेके आ जाए, युवा या फिर खापे लगा लीजिए, जो बड़े बड़े नेता हैं, साहब वो विपक्ष बोलते हैं, आपके विपक्ष के लगा लीजिए, आपके पार्टी के आपके लोग, वो कहते हैं कि 4 साल 4.5 साल नौकरी करने के बाद वो युवा करें क्या आगे। अब कहते हैं कि कई कंपनियां आगे आई हैं, कई जैसे स्टेट आगे आए हैं, हम ले लेंगे उनको हाथों हाथ। तो मैं तो बात जानना चाहता हूँ, आपको खट्टर साहब को पहले कैसे पता चल गया कि जो अग्निवीर लग के आएंगे उनको हम ले लेंगे हमारी, तो चुनाव को तो 2 साल रहेगी, यानी कि पहले आपने सेट कर लिया, आपकी सरकार आई हुई है दोबारा से, तो पहले तो ये बता दी, ये ऐसे कैसे सोच लिया आपने। तो आपका इसका मतलब प्लानिंग सेट है कि हमारी बीजेपी सरकार दोबारा हरियाणा में आ रही है। इसका मतलब तो ये वो खट्टर साहब इतने विश्वास के साथ कहते हैं हर बार कि अग्निवीर को हम ले लेंगे,
कोई टेंशन लेने की जरूरत, जितने भी आएंगे हम लेंगे, पुलिस में कहीं भी सेट करें हम उनको सेट करेंगे। तो फिर 2 साल बाद तो आपकी सरकार चली जाएगी, तो आप इतने विश्वास के साथ कैसे करेंगे? लांबा साहब, एक तो अब जैसे जो विरोध की बात होती है, मैं उसमें एक बात जरूर पहले ऐड करना चाहूँगा कि हमारे लोगों की एक मानसिकता होगी है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे, बल्कि इस बात को समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन कोशिश की जा सकती है कि सरकार एम्प्लॉयमेंट के नए साधन जनरेट करे और अपने युवाओं को स्किल डेवलप करे, ताकि वो अपने लिए आजीविका कमाने के नए साधन वो खुद भी डेवलप कर सकें और देश को भी आगे बढ़ा सकें। ये बात तो इसलिए मैंने कही, इस बैकग्राउंड के लिए कही लांबा साहब, जो स्किल्ड बच्चे आएंगे, और जब सरकारी नौकरियां तो हर साल 40-50 हज़ार सरकारी नौकरियां तो हरियाणा सरकार देती है। चलो नौकरी पे तो सरकारी पे तो डिपेंड देखो नहीं रहना चाहिए, ये तो हम भी कहते हैं कि सरकार की नौकरी पे डिपेंड रहना सरासर मूर्खता है, क्योंकि एक सरकारी नौकरी का आदमी है कि एक आय का जो जीविका है वो सीमित कमा सकता है, और हम जो प्राइवेट सेक्टर में खुद का अपना जॉब वगैरह करते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं है, कितना भी कुछ कमा सकते हैं। और आजकल हमारे देश के युवा बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, पूरे वर्ल्ड में भारत देश का दबदबा है, चाहे किसी सेक्टर में चले जाइए भारत देश के लोग वहाँ एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहाँ पे जाके सभी देशों में ऑल ऑफ वर्ल्ड में जहाँ भी देखो किसी सेक्टर में, तो क्यों ना वो चीज़ हम अपने देश में करें। तो हम सरकारी नौकरी को लेकर नहीं चले बाबूजी, हम तो सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करें। अभी लोग कह रहे हैं कि सेना के तीनों जो थल वायु जो भी जनरल प्रेशर में हैं मोदी जी के, और वो कहते कठपुतली बने हुए हैं, और वो कहते हैं वो जिधर घुमाते हैं वो उधर ही घूम रहे हैं। अब एक सेना के बारे में जो व्यक्ति कह रहा है उसे ऐसी बात कहने पे शर्म आनी चाहिए। इसका मतलब तो वो अपनी इस प्रोफेशनल आर्मी, और वो आर्मी जिसने इतनी इज्जत कमाई है, इतना साहस दिखाया है, इतनी करेज दिखाई है, इतनी लड़ाइयाँ जीती हैं, जो हर जगह खड़ी रही है, उस पर उंगली उठाने का काम कर रही है। साथ साथ ये भी कहते हैं वो, चलो सेना के लोगों को सरकार को जरूरत क्या पड़ी, लोग कहते हैं युवा जो खापे जो भी नेता वो उन बयान कहीं निकल के आ रहे, उनको क्या जरूरत महसूस हुई कि सेना के तीनों थल सेना अध्यक्ष को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आके कहना पड़ता है कि ये सही है, तो सरकार अपनी बात उनमें मुंह में रख के। लांबा साहब आपको एक बात और समझनी चाहिए, जब भी इस देश के अंदर इमरजेंसी आती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, बाढ़ आती है, कभी भूस्खलन हो जाता है, पीछे हमने देखा केदारनाथ बद्रीनाथ में जो वहाँ जिस प्रकार से पहाड़ियाँ फिसल के आगे एक्सेसिव बरसात हुई, वहाँ सब सेना लगाई गई। जब भी इमरजेंसी आती है तो सेना आती निकल के जो सारे काम करती है, तो सेना की बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं। आप सेना को इस समाज से अलग नहीं कट करके रख सकते, लेकिन सेना को आप दूसरी सर्विसेज की तरह काउंट भी नहीं कर सकते। सेना केवल अपनी आजीविका कमाने का या पैसा कमाने का साधन नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज भी सेना के अंदर 13,000 आर्मी अफसर की शॉर्टेज है। क्या होती 13,000? लांबा साहब, हर साल लाखों बच्चे सीडीएस और एनडीए के उसमें परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन उनका ऑफिसर लाइक क्वालिटीज एक उनका सिस्टम है, वो उतने ही, और वो जब तक उस बच्चे में वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं आते जब तक उसकी सिलेक्शन नहीं करते, क्योंकि सेना का काम बिल्कुल अलग है। आजीविका कमाने का, पैसे कमाने का काम नहीं है सेना का। दो नौकरी करते हैं तो उनको पैसा मिलता है और वो फैसिलिटी मिलती है, वो अलग बात है, लेकिन सेना को केवल एक नौकरी समझ के नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो जो सेना के सीनियर अफसर्स हैं, उसको इस देश को आगे आके बताना पड़ा कि भाई तुम ये गलत काम मत करो, तुम्हें इस बात के लिए फेस भी करना पड़ेगा, और हम अपने फैसले, क्योंकि ये काम सेना का है, सेना को ही करने दो, ये ज़्यादा अच्छा है। एडवोकेट साहब, मेरे साथ एडवोकेट सुनील सोरण बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता हैं और बेबाक अपनी बात रखते हैं, तो इनसे साझा करने की बहुत ज़रूरत महसूस है, क्योंकि आज देश जल रहा है। इस उपलक्ष्य में हम आज मौजूद हुए हैं मेरे साथ, और अपनी बात बेबाक तरीके से हमेशा रखते हैं। आज भी कुछ हम इनके मन की कुछ टटोलने की कोशिश करते हैं, आखिर बीजेपी पार्टी के मन में है क्या और चल क्या रहा है। तो मैं आपसे एक बात और जान लेता हूँ, चलो आपके हिसाब से जो ये अग्निवीर अग्निपथ जो योजना है, ये सही है? बिल्कुल लांबा साहब, इस देश को इसकी ज़रूरत थी, और ये चीज़ आज से नहीं, 60-70 के दशक से इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई थी। हमें तो इस सरकार के लिए, मैं कहता हूँ मोदी जी के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि जिसने इतना साहस दिखाया, जिस योजना की जरूरत थी उसको उसने लागू किया। लांबा साहब, इसके साथ साथ जब कारगिल वॉर हुई उस समय भी चर्चा है कि एक सीडीएस होना चाहिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए, लेकिन जो भी सरकारें आती गिरी, वो वोट बैंक के चक्कर में, सरकार गिर जाने के चक्कर में, कहीं अनपॉपुलर ना हो जाए इस चक्कर में, छोटे मोटे दबाव में आती रही, और ये फैसले लेने में कभी भी सक्षम नहीं हो पाई। लेकिन ये पहली सरकार है जिसने
जो रिफॉर्म से पीछे हटती ही नहीं। इसका मकसद देश में राज करना नहीं, इसका मकसद देश को आगे लेके जाना है। सेना में रिफॉर्म की जरूरत है और हमें अपनी सेना पर विश्वास करना चाहिए, हमें सेना के अफसरों पर विश्वास करना चाहिए, इन वीर सैनिकों पर विश्वास करना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए, बजाय कि पूरे देश में आके ऐसे हुड़दंगबाजी करने के। एडवोकेट जी, सुनील जी, आप कहते हैं आपके हिसाब से सही है सेना। नंबर एक तो खापों ने कुछ फैसला लिया है। आज किसी खाप प्रधान को मैं बयान सुन रहा था कि जो युवा ऑनलाइन फॉर्म भरेगा उसका हम बहिष्कार कर देंगे, यानी कि पानी ओका उनका बंद, और हम पुरजोर विरोध करेंगे और युवाओं का समर्थन करते हैं। ये जो योजना है बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं, कोई काम की नहीं है, देश को पीछे धकेल देगी, बंधुआ मजदूर बना देगी मिलिट्री को पूरी को, और जो आने के बाद कहीं क्राइम करेंगे ये जो युवा आएंगे इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इलामा साहब, इस पर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटी बात। 32 लाख एक्स सर्विसमैन है इस देश के अंदर, यानी वो लोग हैं जिनको वेपनरी आती है, जो डिसिप्लिन है, जो सेना में रह के आए हैं, और ये तो 4 साल का एक्सपीरियंस लेके आएंगे। उनका एक्सपीरियंस तो इससे भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। कोई एक सिंगल एग्जाम्पल आप मुझे बता दो जहां सेना के जवान किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हो, कोई गुंडागर्दी में इन्वॉल्व होते हो। जिस भी सोसाइटी में अगर कोई फौजी रहता है ना, तो लोगों में उसके लिए एक रिस्पेक्ट होती है, और वो अपनी रिस्पेक्ट कमाता है, अर्न करता है अपने काम से। वो डिसिप्लिन रहता है, बेईमानी नहीं करता है, अपने आसपास साफ सफाई रखता है, लोगों को भी साफ सुथरी बात कहता है। गांव में भी जो फौजी परिवार हैं उनके लिए एक स्पेशल रिस्पेक्ट है। लोग ये कहते हैं कि झूठ नहीं बोलेगा, फौजी पर इतना भरोसा करते हैं। तो ये जो लोग इन युवाओं पर ब्लेम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। उन्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। ऐसा कह के कहीं ना कहीं जो हमारे वो जो फौज का जो सम्मान जो उसने कमाया, फौज ने आज तक, फौजियों ने जो सम्मान कमाया है, जो अपना बलिदान दिया है, उस पर ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो 25% युवाओं को वहाँ रखेंगे, बाकी को 4 साढ़े 4 में निकाल देंगे, 12-13 लाख रुपए दे के वो। तो फिर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता इससे मोरल डाउन हो जाएगा सेना का, या फिर जो बाहर आएंगे वो क्यों आएंगे, वो भी रहना चाहते हैं उनमें से कई लोग। तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कहीं थोड़ा बहुत वीक पॉइंट सेना पर मोरल डाउन हो रहा है? लोग कहते हैं अगर करना था तो किसी अफसर लोबी का कर देना था, नहीं ये एक्सपेरिमेंट करके देखना था, पुलिस का करना चाहिए था। इन्होंने सेना पे ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर दिया सीधा ही, जो देश की आन बान शान है? लांबा साहब, मैं कह रहा हूँ पता नहीं ऐसे शर्मनाक सोच कैसे लेके आते हैं। मुझे लगता है कि जो अग्निवीर 4 साढ़े 4 साल की सर्विस करके आएगा, वो तो सीना चौड़ा करके आया कि मैं देश की 4 साल सेवा करके आया हूँ। ये ठीक है कि मैं उस 25% में इंक्लूड नहीं हो पाया, लेकिन उससे पहली वाली में तो था। 4 साल तो मैं इस देश की सर्विसेज की है, 4 साल तो मैं सेना में रहा हूँ, कम से कम इतना मौका तो मुझे मिला है। वो तो उस आदमी से बहुत ज़्यादा आगे है जो एक बार भी वहाँ तक नहीं जा पाया। तो उस पर सवाल मुझे नहीं लगता उठने की कोई गुंजाइश है। और दूसरा, वो बाहर आएगा जब वो एक्सपर्ट होगा, स्किल्ड होगा, उसके पास अपने 20-21 लाख रुपए भी होंगे, उसके पास सेना का डिसिप्लिन भी होगा, जज्बा भी होगा, सोसाइटी तो उसको वेलकम करेगी। और आप अंदाजा लगाओ, ऐसे युवा हर गांव में 100-150 होंगे तो पूरे गांव को भी दिशा दिखाने का काम करेंगे। गांव उनको फॉलो करने की कोशिश करेगा। लांबा साहब, अपने गांव में, क्योंकि आप ग्रामीण आंचल से आते हैं, अपने गांव में आप साधारणतः देखते हैं कि जितने भी गांव में ये जो महाजन परिवार थे, अग्रवाल परिवार थे, सब लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए और दुनिया के किसी देश के या दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हैं, सम्मान और इज्जत के साथ अच्छा कमा रहे हैं। ये लोग भी ऐसा डिसिप्लिन और ऐसी चीज़ ये सोच लेके आएंगे। इनको भी ये पता होगा कि बाहर, इस गाँव से बाहर क्या और चीज़ें अवेलेबल हैं। दूसरी बात, ये लोग कौन होंगे? ज़्यादातर हमारे साधारण परिवारों या गरीब परिवार से जो हमारे किसानों के बच्चे आते हैं, वो इस सिस्टम में जाएंगे। वो बेचारे अगर अपने आप ऐसे करना चाहें तो वो कर नहीं पाएंगे, वो तो वहीं गांव की छोटी मोटी चीज़ों में फंस के ही रह जाएंगे। लेकिन सेना उन्हें ऐसा मौका दे रही है, 4 साल की सर्विस में देश के विभिन्न हिस्सों में तो उनको घुमाएगी, नई नई चीज़ें दिखाएगी, नई नई चीज़ों की उनको जानकारी देगी। वो जब सेना से बाहर आएंगे तो पूरे समाज को नई दिशा देंगे। अच्छा, अभी जो अफसर लगना चाहते हैं लोग जो सेना में, उनके लिए पैटर्न क्या है? ये जो 10वीं कक्षा के जो छात्र लेके जाएंगे, ये अलग पैटर्न हो गया। वहाँ जाके +2 करवाएंगे, ये इनको वेपन वगैरह चलाने, हर सुविधा, 4.5 साल में 12-13-15 लाख रुपए, हर महीने 40,000 रुपये सैलरी देगी सरकार। तो इनके अलावा जो अफसर लाइन में जो जाना चाहते हैं उनका पैटर्न तो सेम वही रहेगा। वो लांबा साहब, वो तो बहुत टफ है। मैंने आपको भी बताया ना, फौज में अगर आप अफसर बनना चाहते हो सकता है कि आप हाईली इंटेलिजेंट हो, लेकिन तो पैटर्न नहीं बदला उसका तो लांबा साहब पहले से, अगर आप ऐसी कोई बात करना चाहें तो वहाँ तो पहले से 5 साल की शॉर्ट सर्विसेज हैं।
वहाँ तो सीडीएस के तरफ 5 साल की जॉब करने के लिए शॉर्ट सर्विस अफसर्स होते हैं, उनमें सब वो होते भी नहीं, परमानेंट होते भी नहीं, उनको 5 साल की जॉब के बाद घर आना पड़ता है और उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। ये तो सेना के अफसरों में पहले से ही है, और सेना के अफसर का सिलेक्शन तो बिल्कुल ही अलग पैटर्न से होता है। और मैं और ये बताऊं आपको, 13,000 की तो वैकेंसी है। हर व्यक्ति जो चाहे कि मैं सेना में अफसर बन सकता हूं, वो नहीं बन सकता। हो सकता है आईएएस बन जाए, लेकिन सेना में अफसर नहीं बन सकता। तो सेना में अफसर बनने का तो पहले से बहुत टफ क्राइटेरिया है। तो जो 25% जो युवा वहाँ रहेंगे, जो फौज रहेगी, जो अभी 25% ही है अपनी, जो पीछे जो बच्चे रह जाते हैं, तो उनको कैसे रखेंगे, क्या पैटर्न रहेगा? वो फिर सिफारिश वो तो रेगुलर आर्मी के पर्सनल होंगे, रेगुलर आर्मी पर्सनल होंगे। और जैसे पहले रेगुलर भर्तियां जो पुरानी चलती है उसी तरीके से चलेंगी? नहीं, ये सेना में भर्तियां तो अग्निवीर के थ्रू होंगी, लेकिन जो 25% उनमें से हर बार 25% को रेगुलर कर दिया जाएगा। वो रेगुलर आर्मी की तरह 17, 18, 19 साल की जो सर्विसेज होती है, या जो 25, 26, 28 साल की सर्विस करना चाहे वैसी सर्विस होगी उनकी। चलो, सुनील जी हमारे साथ बने हुए हैं, ये चरखी दादरी से आते हैं, बीजेपी के बेबाक कार्यकर्ता और नेता हैं, और अपनी बात बेबाक तरीके से रखते हैं, कुछ और जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी के जो लीडर हैं वो बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि या तो वो समझा नहीं पाते, या जनता समझना नहीं चाहती, या फिर कुछ न कुछ तो गड़बड़ जाला है, या फिर आम जनता को उन नेताओं की पहुंच नहीं है, वो खाली टीवी पे कैमरे में या फिर जनता के बीच जा नहीं पाते। तो एडवोकेट सुनील हैं, और ये हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, अक्सर सभाओं में बड़ी बड़ी उनके करते रहते हैं, उनके बीच में भी जाके लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो इनसे कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। एडवोकेट जी, मुझे सिर्फ ये बताइए आप, चलो मान लेते हैं ये स्कीम बहुत अच्छी है, खापोन तो बहिष्कार कर दिया, जो बच्चे लगेंगे उनको हुक्का पानी जो भी उनका कट ऑफ कर देंगे हम, और हम पूरा समर्थन करते हैं। अब विभिन्न पार्टियाँ भी उनका समर्थन कर रही हैं, और जो नेता हैं पुराने नए वो भी इस युवाओं का समर्थन कर रहे हैं। चलो ये सारी बात हम सही माने, लेकिन आपकी जो पार्टी है, चलो स्कीम लेके आती है अच्छी अच्छी, लोगों के शायद ये आगे समझ में आ जाए, आपके हित में हो लोगों के, लेकिन अभी तो समझ में आ नहीं पा रहा है। तो एक क्वेश्चन तो मेरा ये रहेगा, या तो आप समझाना नहीं चाहते, या फिर आपके नेता समझाने में असमर्थ हैं। एक पर्सन तो मेरा ये है। दूसरी बात ये है, एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो तो गरीब लोगों पे ही एक्सपेरिमेंट क्यों होता है ये? अब संपत्ति को लेके, आय से अधिक संपत्ति को लेके, चाहे वो छोटा सा पुलिस वाला हो, उसके घर में 1 एकड़ ज़मीन नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी बंगले कोठियाँ हैं, सब घर में एसी होता है, तो वो पैसा आ कहाँ से रहा है? कभी आपने टटोलने की कोशिश नहीं की? चाहे कोई भी लगा लो, आय से अधिक संपत्ति, छोटा बड़ा अधिकारी अफसर सरकारी जॉब में आ जाता है, कहने कि वो मौज मज़े काटने लगता है और अनाप शनाप पैसा कमाता है। तो कभी आपने नहीं सोचा उनके बच्चे भी कहने की अग्निवीर योजना में आएंगे, चाहे वो एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, सबको 4 साल करनी पड़ेगी, कंपलसरी है। तो ये भी तो कर दीजिए साथ साथ। लांबा साहब देखो, ये जो आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हो, ये बिल्कुल एक अलग अलग बात है। लोग कहते हैं, क्योंकि ये भी तो सरकार ने सोचना चाहिए ना, हमेशा गरीबों पे एंटर पड़ेगा। लांबा साहब, गरीब पर किसी पर एंटर नहीं पड़ रहा है, ये तो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को फोर्स कर रहा है नहीं, ये किसी गरीब पर कोई हंटर नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से गरीबों को स्किल्ड करने की, उनको डिसिप्लिन करने की, उनको एक मौका देने की योजना है। रही बात किसी एसपी डीसी का और किसी और का बच्चा, या मेरा बच्चा है आपका बच्चा, ये बच्चे की अपनी खुद की सोच है कि वो उसको करना क्या है। जो बच्चे अग्निवीर बनने के लिए आ रहे हैं वो भी उनकी अपनी चॉइस से आ रहे हैं। किसी के घर जाके फौज ये नहीं कहते कि आप अपने बेटे को अग्निवीर बनाने के लिए वहाँ भेजो। और दूसरी बात, चाहे सेना में हो या कहीं हो, लीडर जो अफसर जो होता है, अधिकारी जो होता है, उसको तो लीड करना होता है, आगे तो वही चलेगा, जो जवान है वो तो फॉलो करेगा। तो अपनी सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जो लोग आज, मुझे नहीं समझ में आती यार कि इसको कैसे लोग कंपेयर करते हैं, एसपीडीसी बने हैं, क्या हमारे गरीबों के बच्चे एसपीडीसी नहीं बनते? अभी तो वो ही बन के आ रहे हैं, अभी तो वो से मेजोरिटी गरीबों के बच्चे एसपीडीसी बन के आते हैं, सेना में अफसर बनते हैं, गरीबों के बच्चे हैं। एक गरीब का बच्चा अग्निवीर बनता है, एक गरीब का बच्चा एसपी बनता है। उसकी दोनों चीजें हैं, उसको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली और दोनों का कितना मेंटल वर्क है, उसी पर तो डिपेंड करती है दोनों बातें। हर आदमी एसपी नहीं बन सकता, हर आदमी अग्निवीर नहीं बन सकता। जो लोअर आईक्यू लेवल के होते हैं वो बेचारे अग्निवीर भी नहीं बन पाते हैं। जो बन गए वो पीछे मुड़ के देखते नहीं है, किस गरीबी घर से कहाँ से निकल के गए हैं। लांबा साहब, ये तो अपनी अपनी परसेप्शन है। मैं तो ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो अपनी पुरानी बातों को बिल्कुल याद रखते हैं, उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, और उनका हमेशा प्रयास रहता है कि समाज के लिए जब वो रिटायर होकर आते हैं तो कुछ काम करें, और जब तक उस कुर्सी पर बैठे रहते हैं तभी वो आम गरीब की, किसान की बात समझते हैं, सोचते हैं। हालांकि हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने हिंदुस्तान को फेल किया है, ये भी
सच्चाई है, लेकिन वो मैन टू मैन डिफर करता है। साहब, आपकी क्या अप्रोच है? तो सुनील जी, मुझे अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैं चलते चलते एक दो बातें और भी करना चाहूँगा। तो अग्निवीर योजना को लेकर देश में आगजनी हो रही है, तो ये क्वेश्चन आपने बताने, आपके नेता समझाने में सक्षम नहीं हैं, लोगों के बीच जा नहीं पा रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं एसी कमरों में बैठे रहते हैं और टीवी देख कर कैमरे के सामने नहीं बयान करते। लांबा साहब, ये तो मैं जरूर कहूँगा बात, ऐसा मैंने नोटिस किया पीछे भी, जब कृषि सुधार कानूनों की बात आई उस समय मैंने इस बात को नोटिस किया, और अब भी मुझे कहीं ना कहीं एक बात लगती है कि ये सच है। पता नहीं क्या रीज़न है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता साथी इन जो ज्वलंत मुद्दों पर, या मैं कहूँगा कि जो सेंटर की स्कीम्स हैं, मोदी जी की स्कीम्स, वो सत्ता में तो रहना चाहते हैं मोदी जी के नाम से, लेकिन उनकी स्कीम्स को डिफेंड कम करना चाहते हैं। बल्कि कृषि सुधार कानून के दौरान एक बहुत बड़ी घटना घटी। हमारे माननीय कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने कृषि सुधार कानूनों को टोटली सपोर्ट किया और साथ साथ अपने हलके में भी रेगुलर काम करते रहे। ये भगवान ही जानता है कि ज़्यादातर बाकी हमारे नेताओं ने इन चीज़ों पर क्यों पीछे हटे। हाँ, ये सच है कि जैसे कृषि सुधार कानूनों पर जितना इन्होंने, हमारी खाप पंचायतें भी जिनमें शामिल थी, ये जो विपक्षी दल के लोग थे वो भी शामिल थे, 1-1.5 साल तक पूरा आंदोलन भी चलाया। लेकिन कल जो निकाय चुनाव का रिजल्ट आया है उसने साबित करके भी दिखा दिया कि पॉपुलैरिटी बीजेपी के साथ ही है, आम आदमी बीजेपी के साथ ही है, और उनको विश्वास और भरोसा है कि माननीय मोदी जी की और माननीय मनोहर लाल खट्टर की सरकार आम आदमी के लिए काम कर रही है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं तो साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरी ऐसी सोच है कि जितना एग्रेसिव होकर उन्हें बाहर निकल के अपनी बात को रखना चाहिए, लोगों को जाके इस बात को साझा करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ देश हित में है, वो कहीं ना कहीं मिस है, वो उतना हो नहीं रहा है। तो आपकी बार तो आपकी पार्टी ने कोई खास दम नहीं दिखा पाई, निर्दलीय का ज़्यादा दबदबा रहा है, और जहाँ भी आपकी पार्टी जीती है वहाँ निर्दलीय से ही थोड़ी बहुत कंपनी से जीती है, नहीं ज़्यादा कोई ऐसा फर्क नहीं रहा। तो अगर भरोसा देता, आम आदमी कह रही थी हम अब की बार छक्का मारेंगे, अब की बार क्लीन स्वीप कर देंगे, तो उनको तो पता भी चल गया होगा आम आदमी पार्टी को कि हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अब की बार आपकी पार्टी को भी क्यों नहीं ऐसा? साहब, आज भी इस चुनाव में भी 46 में से 23-24 सीटें 50% के ऊपर जो चेयरमैन हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बन रहे हैं। तो आप तो ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी मैसिव मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी तो है 10 साल से हरियाणा में। 8 साल से सरकार। हाँ हाँ, तो ये भी रहता है लांबा साहब की तो प्रशासन शासन का पूरा प्रकोप। दूसरी बात, आप नहीं और क्रेडिट देना चाहिए। आप चाणक्य नीति, अंग्रेजी नीति भी अपनाते हैं। एंटी इंक्यूबेंसी होती है लांबा साहब, 8 साल की सरकार के खिलाफ एक एंटी इंक्यूबेंसी होती है, उसके बावजूद 50% से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। तो आप इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट दो। मैं तो पैराशूट से कई जगह वो नए कैंडिडेट उतारे हैं, तो आपकी पार्टी में वो नज़दीक भी नहीं ठहरते थे और वो पैराशूट से लाके उतार दिए, फिर आपने वो चाणक्य नीति अपना के वहाँ से वो कैंडिडेट जिता दिए। लांबा साहब, जो लोग हमारे साथ आए उन्हें हमारी पार्टी की नीतियों में विश्वास था, इसलिए हमारे साथ आए वो लोग। तो इसका आप ये समझें कि भाई कोई पैराशूट से उतर गया या बिना पैराशूट से उतर गया, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास था, इसलिए पार्टी के साथ आए और उन्होंने पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा, और ये बीजेपी में ही दम था। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता जो पुराने कार्यकर्ता वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं? अगर ऐसा होता तो थोड़ी ना 50% से सीटें ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीत पाती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डिसिप्लिन हैं, पार्टी की नीतियों को समझते हैं और पार्टी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो अभी उफान पे है पूरे देश में आंदोलन, और खापे जगह जगह अपना प्रदर्शन और बच्चों के साथ हैं, तो क्या कहेंगे चलते चलते? बस लांबा साहब, मैं आखिर में चलते चलते यही कहना चाहूँगा, और हरियाणा के युवाओं को और अब हमारी खाप पंचायतों को, क्योंकि पिछले 10 दिनों में चीज़ें निकल के आ गई हैं कि इस आंदोलन में कोई एक्टिवली ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है तो हमारी खापें ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैं हाथ जोड़ के इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपका बहुत सुंदर इतिहास है, पवित्र इतिहास है, और बुराई के खिलाफ आप हमेशा खड़े रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं उसमें राजनीति आ गई है, कुछ राजनीतिक स्वार्थी लोग आपके साथ शामिल हो गए हैं, और वो शायद चीज़ों को प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करने दे रहे, और आपको बहका रहे हैं, बहला रहे हैं, बहला फुसला रहे हैं। आप इनसे बचें, चीज़ों की अच्छे से जानकारी लें। ये अग्निवीर और अग्निपथ की योजना हमारे युवाओं के लिए है, हमारे ग्रामीण अंचल में रहने वाले युवाओं के लिए है, और उनके भले के लिए है। इससे सबका लाभ होने वाला है।
आप बहकने से बचें और किसी प्रकार के आंदोलन में इस तरह शामिल ना हो, कम से कम हिंसक आंदोलन का तो आप कहीं भी हिस्सा ना बने, ये मेरी आपसे दरखास्त है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की आपने हमारे साथ। कुछ और भी आपके पर्सन हैं, आपके दिमाग में कोई थॉट चल रहा है तो आप नीचे मैसेज बॉक्स में लिख कर डाल सकते हैं। सुनील सोरान जो बीजेपी के अच्छे नेता हैं, वक्ता हैं, बोलने वाले हैं, अच्छी अपनी राय रखते हैं बीजेपी की तरफ से, अपनी तरफ से भी, तो उन प्रश्नों का हम उत्तर हल जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ये अग्निवीर के पक्ष में है, चाहे आप ये पार्टी के हैं बीजेपी के इसलिए लगा लीजिए, लेकिन ये कहते हैं कि बिल्कुल सही है और ये देश का एक निर्माण, एक भविष्य तय करेगी ये योजना। एडवोकेट सुनील जी का मानना है ये, जो बीजेपी के कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपसे बातचीत। धन्यवाद लंबा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये एडवोकेट सुनील सोनार बने तो खास बातचीत में, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में राय लिख के जरूर डाल दीजिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।